सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी। तो आज हम अपना फंडामेंटल राइट को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अब तक 4 फंडामेंटल राइट अपनी कर ली हो चुकी है। तो राइट टू इक्वालिटी हमने करा है प्रीवियस वीडियो में, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, कल्चर एंड एजुकेशन राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। तो फ्रेंड्स हम अब कंटिन्यू करते हैं कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ये आर्टिकल 29 to 30 में डिफाइंड है। अब ये क्या चीज़ कह रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रेजिडेंस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी बंदा इंडिया की टेरिटरी में अगर रह रहा है किसी भी पार्ट में, देयरफॉर हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज अलग होगी, उसकी स्क्रिप्ट अलग होगी, और कल्चर ऑन इट्स ओन शैल हैव ए राइट टू कंजर्व द सेम, उसके पास राइट है कि अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे। हम आगे देखते हैं। नो सिटीजन शैल बी डिनाई एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेनिंग बाय द स्टेट, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर स्टेट ने रन कर रखा है तो स्टेट उसको लैंग्वेज के बेस पे, कल्चरल के बेस पे उसको मना नहीं कर सकती कि हम आपको एजुकेशन नहीं देंगे। और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, या स्टेट उसे कोई ग्रांट देने से मना कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, किस ग्राउंड के बेस पे मना नहीं कर सकते हैं? रिलीजन, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, या इसके अलावा और कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई वजह जिससे स्टेट मना कर दे। हम आगे पढ़ते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कि माइनॉरिटी के पास राइट है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। जैसे हम एक दो राइट इसमें से पढ़ते हैं। से ऑल द माइनॉरिटी विद द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक शैल हैव राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, कि जो माइनॉरिटीज है या जो लिंग्विस्टिक स्टेट है, जैसे लिंग्विस्टिक में आ गया आपका उर्दू आ गया, उनके साउथ की काफ़ी सारी लैंग्वेज है जो लिंग्विस्टिक है, उनके बेस पे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो खोल सकते हैं। दूसरा, इन द इफेक्ट टू प्रोवाइड द प्रॉपर्टी ऑफ सच इंस्टीट्यूट इज एक्वायर्ड कंप्लीट विद द प्रॉपर एडुकेट एंड राइट टू गिविंग इन द एड रिमेनिंग मीनिंगफुल मैनर। ये कह रहा है कि अब इंस्टीट्यूट बनाने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, पर प्रॉपर्टी का यूज आप एक मीनिंगफुल मैनर में ही कर सकते हैं, आप उसको इलीगल यूज में यूज नहीं कर सकते। फिर ये पढ़ते हैं। द राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर डज नॉट मीन टू राइट टू मैनला एडमिनिस्ट्रेशन, द राइट इन सब्जेक्ट टू रेगुलर पावर ऑफ द स्टेट, कि ये बात सही है कि आप माइनॉरिटी हो तो आप क्या लिंग्विस्टिक, आप लैंग्वेज से आ रहे हो, आप इंस्टीट्यूट बना सकते हो, पर उसके ऊपर वॉच स्टेट गवर्नमेंट जरूर रखेगी। लेजिस्लेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, कि जब तक आपका इंटरेस्ट सोशल वेलफेयर पे, इंस्टीट्यूट एजुकेशन पे, एकेडमिक स्टैंडर्ड पे, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, हेल्थ, सैनिटाइजिंग, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड रीजनेबल पे डिपेंड है, तो आपके सिलेब डज नॉट वॉलेट, आपको ये चीज़ें वॉलेट नहीं करनी है अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अब लास्ट क्या कह रहे हैं आर्टिकल 30, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट डिप्राइव द माइनॉरिटी ऑफ इट्स राइट्स टू मैनेज द इंस्टीट्यूट, उसको चलाने का, उसका मैनेजमेंट कमेटी में, मतलब आप अंदर का, मतलब आप मैनेज कर सकते हो, पूरा उसे चला सकते हो, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो, पर आप पे वॉच गवर्नमेंट जरूर रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। अब ये क्या चीज़ है, ये हम पढ़ते हैं। इट इज टू दैट ए डिक्लेरेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट इज मीनिंगफुल अनलेस देयर इज इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर दैट एनफोर्सेबल ऑफ द राइट। हमने अब तक ये पढ़ा है कि हमारी फंडामेंटल राइट है, पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी तो आर्टिकल 32 है, ये हमको उसको इफेक्टिव मैकेनिज्म में एनफोर्स कराने का राइट देती है, कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट वॉलेट हो गई तो हम उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए कहां जा सकते हैं? आर्टिकल 32 में। हम आगे देखते हैं इसमें। इट इज रेमेडियल विच में टेक द राइट इन रियल, ये एक राइट को, किसी की कोई वॉलेट हुई है उसको रियल में उसे दोबारा इंप्लीमेंट करवाने का उसे पावर देता है। देयर इज नो रेमेडी देयर इज नो राइट, ये एक टैगलाइन समझ लीजिए, व्हेन देयर इज नो रेमेडी एंड देयर इज नो राइट, it is therefore in the fitness of these things our constitution maker having incorporated long term of fundamental right which also provide for effective remedy for enforcement of these right under article 32 of the constitution। ये कह रहा है कि राइट को एनफोर्स कराने के लिए इसलिए हमने आर्टिकल 32 रखा गया, जो अबव हमारी 6 राइट है उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए इस चीज की जरूरत है। आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट, ये वैसे भी फंडामेंटल राइट में डाल दिया है कि ये फंडामेंटल राइट भी है कि आप एनफोर्स करा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को, ये भी कहता है, और इसको फंडामेंटल राइट के ऑप्शन में भी प्लेस कर दिया है। इट कन्फाइन वन ऑफ द हाईएस्ट चेस्ट राइट, द राइट हैज बीन हेल्ड टू एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने इंप्लीमेंट करा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इट एम्पायर इंडिविजुअल टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब ये करता क्या है, ये पावर देता है इंडिविजुअल को कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर आपकी फंडामेंटल राइट वॉलेट हुई है, इन द केस ऑफ एनी वन और मोर फंडामेंटल राइट्स वॉलेटेड। अब इससे क्या पता चला कि अगर राइट वॉलेट हुई है फंडामेंटल राइट, तो आपको ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है ना हाई कोर्ट जाना है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपनी फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट कराने के लिए।
ठीक, तो ये बहुत वाइड पावर दे रहा है, ये खुद भी ये फंडामेंटल राइट है, वो ये कहता भी यही है कि आप अपने फंडामेंटल जो 6 राइट है इसको प्रोटेक्ट हम कर रहे हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। आर्टिकल 32 हैज बीन डिस्कस एज द ऑफ द डेमोक्रेसी राइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द Ramesh Thapa versus State of Madras case 1950, the Supreme Court held that it is because of the article the Supreme Court should be declared as the guardian of the protected of fundamental right. Fundamental right को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एज ए गार्जियन भी अपॉइंट करा गया है। हम जो रिट की बात करते हैं आर्टिकल 32 में अपने पास 5(3) की रिट है, उसका भी कहीं ना कहीं बेस फंडामेंटल राइट 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमडी को ही जाता है। हम आगे पढ़ते हैं। द एपिस कोस्ट फर्दर हेल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट कंसीडर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ले डाउन इट refuse of certainty applicable seeking protection against the infringement of fundamental right। ये सीधा सीधा हमें प्रोटेक्शन दे रहा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हुई है तो आप हमारे पास आइए और हम आपके फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करके देंगे। अब रिट की बात अभी हम कर रहे थे, रिट यहां आ गई। फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 का सब क्लोज टू गिव ए सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू ए रिट। ए रिट, अब रिट क्या है? ए रिट इज एन ऑर्डर और कमांड इशू बाय ए कोर्ट इन रिटर्न अंडर द सील। रिट एक ऑर्डर होता है कोर्ट का जिसके अंदर लिखा रहता है कि आपको यह काम करना है क्या नहीं करना है, जो भी काम करना है कि नहीं करना है उसके अंदर लिखा रहता है। रिट ऑर्डिनेंस अंडर द रोमन लॉ बट हैज बीन डेवलप अंडर द ब्रिटिश लॉ। रिट की जो रूट है वो रोमन लॉ से ड्राई हुई है, पर इसके डेवलपमेंट ब्रिटिश लॉ के अंडर हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट हैज बीन बोरो बाय द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। रिट का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। इट इज द नेचर ऑफ द कमांड और प्रोहिबिटेशन फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन एक्ट और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसके अंदर लिखा जाता है, जो हमें बता रहे थे कि आपको यह काम करना है क्या नहीं करना है। रिट भी काफी तरह की होती है, जैसे हर्बस कॉर्पस का टैगलाइन होती है टू ब्रिंग द बॉडी, मदामस टू कमांड। शेरशरी होता है कि लोअर सेम लेवल के कोर्ट में आपस में कोई कमांड दे रहे हैं। क्या वारंटों में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने बाय व्हाट अथॉरिटी ये काम करा है। ठीक है, प्रोहिबिटेशन मतलब किसी काम पे रोक लगाना, उस काम को करना या ना करना। तो अभी हमने पढ़ा है अपनी 6 फंडामेंटल राइट। सो हम आगे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।